Hello students, this is Brijesh and you are watching The English Teacher, and today we are going to explain the textbook for class 9th, especially Beehive chapter 2nd. As you know that this chapter contains of two parts and the both parts are related to the music. तो बच्चों ये जो चैप्टर 2 है आपका, इसका नाम पहले हम जानते हैं क्या है। इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो चैप्टर है बेसिकली ये बेस्ड है बायोग्राफी पे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि बायोग्राफी जो होती है वह जीवनी होती है, ठीक है, जो किसी महान व्यक्ति के जीवन के ऊपर लिखी जाती है। तो यह जीवनी है, दोनों ही जीवनियाँ हैं, बायोग्राफीज़ हैं। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी जिसमें जीवनी लिखने वाला वह महान व्यक्ति खुद होता है, ठीक है। तो यह जो है बायोग्राफी है। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है बच्चों जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। लिखा है देबरा कॉली ने और ये पार्ट फर्स्ट है। एवलिन ग्लेनी लिसेंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ध्यान इसको देखिएगा आप, इसमें है एवलिन ग्लेनी लिसेंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जिसका मतलब होता है कि एवलिन ग्लेनी सुनती है, साउंड को सुनती है बिना सुने। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति बिना सुने किसी भी आवाज़ को कैसे सुन सकता है? तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि एवलिन ग्लेनी है कौन, ठीक है। हु इज़ एवलिन ग्लेनी? सी इज़ अ ग्रेट लेडी, ठीक है। पहले आप जान लीजिए कि वो एक महान व्यक्तित्व है, महान पर्सनालिटी हैं। सी इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, महान संगीतज्ञ हैं, ठीक है, एवलिन ग्लेनी, जो कि मल्टी परकशनिस्ट हैं। मल्टी परकशनिस्ट का मतलब होता है कि वे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजा सकती हैं, इतनी उनके अंदर टैलेंट है, ओके। तो अब हम इसको समझेंगे कि क्या किस तरह की प्रतिभा की धनी है एवलिन ग्लेनी। तो पहले हम बेसिकली आपको बच्चों बता देते हैं कि शी वॉज हैंडीकैप्ड, वह जो है ना विकलांग थी, फिर भी उन्होंने किस तरह से सफलता हासिल की, इसको हम इस पाठ से जानेंगे कि उन्होंने कैसे सिद्ध किया इस बात को कि विकलांगता सफलता की मोहताज नहीं होती है। वन कैन गेट हीज और हर एम इफ़ ही और शी वॉन्ट्स टू गेट इट, ओके। तो इस चैप्टर में हम इसको समझेंगे अच्छे से पॉइंट वाइज। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, लिटिल गर्ल एवलिन एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ये लेसन शुरू करते हैं तो इस लेसन में शुरुआत होती है तो हम देखते हैं जो सीन है वह ट्रेन प्लेटफॉर्म का है, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एवलिन ग्लेनी मौजूद हैं। 17 ईयर्स की है, एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, जो कि जाना चाहती हैं रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही ग्रेट अकेडमी है म्यूज़िक का, प्रतिष्ठित अकेडमी है म्यूज़िक का, लंदन का है। तो यहाँ ये जाना चाहती हैं, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ हर एकेडमी। तो वह इनका पहला दिन होता है जहाँ पर इनको एडमिशन लेना होता है। तो चूँकि ये बहरी थी, सी वॉज डीफ, ठीक है, बहरी थी, फिर भी ये एक महान संगीतज्ञ कैसे बन गई, इसके पीछे कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन इनका संघर्ष, इनके स्ट्रगल्स ने इनको अचीवमेंट्स दिलाई, इनको उपलब्धियां दिलाई, जो कि इस पार्ट में हम समझेंगे विस्तार से, ठीक है। तो ये जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, ये इनका पहला दिन होता है और ये घबराई सी हुई है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और रश आवर का टाइम है, वहाँ काफ़ी भीड़ है और किस तरह से लोग धक्के मुक्के खा के वहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तभी ट्रेन आती है तो ये काफ़ी घबराई हुई सी होती हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है पटरियों पे, प्लेटफॉर्म पे, तो बाय वाइब्रेशंस इनको वह फील करती हैं और ये काफ़ी एक्साइट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पहुंचती हैं अपने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक बाय द ट्रेन। फिर है सेकेंड, अब हम समझेंगे सेकेंड पॉइंट को, एवलिन्स डीफनेस डिटेक्टेड। एक्चुअली क्या था बच्चों कि जब ये छोटी सी थी तो क्या ये पहले से बहरी थी? ऐसा नहीं है, शुरुआती समय से यह बहरी नहीं थी। तो ये बचपन में सुन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी उम्र बीतती गई तो इनका जो सुनने की शक्ति थी वह कम होती गई, ठीक है। सी हैज़ लॉस्टेड हर एबिलिटी टू हियर बाय द टाइम। तो जैसे जैसे समय बढ़ा तो यह सुनने की शक्ति इनकी क्षीण होती गई और बाय द एज ऑफ 8 ईयर्स, जब ये 8 वर्ष की हुई तो इनकी माँ को ऐसा लगा कि वह सुन नहीं सकती हैं, क्योंकि उस समय एक समारोह में जो है इनको पियानो बजाने के लिए बुलाया गया था। तो ये वहाँ पर उनको सुनाई नहीं पड़ा कुछ, इनको जब नाम लेकर बुलाया गया तो इनको सुनाई नहीं पड़ा था। इसके बाद बाय द एज ऑफ 11, जब ये 11 वर्ष की क्रमशः इनकी उम्र होती गई तो इनके स्कूल से इनकी मॉम को काफ़ी जो है शिकायत, कंप्लेंट्स मिलने शुरू हो गए थे कि इनके जो मार्क्स थे, स्कोर्स थे, वो धीरे धीरे कम आ रहे थे, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे कम
सुनने लगी थी। तो 11 वर्ष की आयु तक ये टोटली डेफ हो गई, पूरी तरह से बरी हो गई थी। और हाँ, ये जो यहाँ पर इनका नाम है एवलिन ग्लेनी, तो एवलिन जो थी इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में अपनी संपूर्ण सुनने की शक्ति खो दी, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को यह प्रकट कभी होने नहीं दिया अपने दोस्तों में और टीचर्स में कि वे बहरी हैं या उनको कम सुनाई देता है। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बात को उनके जाने कि वह कम सुनती हैं, ठीक है, वह ऐसा जाहिर होने देना नहीं चाहती थी। शी वांटेड टू लिव द नॉर्मल लाइफ एज अदर्स लिव, तो वह एक सामान्य जीवन बिताना चाहती थी, ठीक है बच्चों। तो यह हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर इसके बाद है थर्ड। तो एक्चुअली जब यह पाया गया कि यह सुन नहीं सकती हैं, तो इनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने इनको सलाह दिया इनके मॉम को कि आप जाइए किसी स्पेशलिस्ट के पास, उनको आप चेकअप कराइए क्या प्रॉब्लम है। तो ये स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं, तो वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह इनको बोलता है कि सी इज़ टोटली डेफ, वह पूरी तरह से बहरी हैं, और इनको हियरिंग एड लगाने की सलाह दी गई। हियरिंग एड आपको समझ में आता होगा कि हियरिंग एड जो कान की मशीन होती है, कि इक्विपमेंट होता है, तो जिससे कुछ सुनाई पड़ता है, हल्का फुल्का सुनाई पड़ता है, तो ऐसा उनको सलाह दिया गया। लेकिन इन्होंने उसको रिजेक्ट किया, उसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। ऐसा किसका मानना था? इनका, जिसका नाम है एवलिन, ठीक है। इसके बाद देखिए हाउ एवलिन हेयर्स, इसका मतलब होता है कि किस तरह से एवलिन सुन पाती हैं। तो अब इनका, जैसे कि आपको जानते हैं कि जो मूक बधिर या जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनका एक अलग स्कूल होता है, तो उस तरह के स्कूल में इनको एडमिशन कराया गया एवलिन का। तो यह जो है स्पेशल स्कूल होता है हैंडीकैप पर्सन्स का, हैंडीकैप बच्चों का, तो वहाँ पे इनको एडमिशन कराया गया, जहाँ पर उनको पढ़ना बेहद नागवार लगता था। किसको? एवलिन को। वो चाहती नहीं थी कि वह इस तरह के दूसरे टाइप के स्कूल में पढ़ने जाएँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने गई। तो वहाँ पर इनकी तरह और भी कई तरह के जो विकलांग बच्चे थे वो पढ़ते थे। तो एक बार इन्होंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर एक लड़की थी जो कि जाइलोफोन बजा रही थी। तो इनकी भी इच्छा हुई कि ये भी जाइलोफोन बजाएं। सुन नहीं सकती थी, तो इनके टीचर्स ये जो थे वहाँ पे और सब बच्चे थे, वो इनको ऐसा इनकी इच्छा हुई, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तुम कैसे कर सकती हो, ये तुमको तो सुनाई नहीं पड़ेगा, तो तुम कैसे सेंस को समझोगी, कैसे उसके म्यूज़िक के जो साउंड्स हैं उसको कैसे समझ पाओगे। तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक टीचर था इनका जिसका नाम था रॉन फॉब्स ने देखा, तो उन्होंने कहीं हद तक इसको समझा, इस लड़की के टैलेंट को समझा, और इनको सोचा कि क्यों नहीं इनको आगे लेकर आया जाए। तो इसके टैलेंट को, इसकी विलक्षणता को समझ करके रॉन फॉब्स ने उनको म्यूज़िक की बारीकियां सिखाने को वे तैयार हो गए, और इसके साथ ही साथ उन्होंने उसको सिखाना भी शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने 2 बड़े ड्रम्स लेकर आए और दोनों के म्यूज़िक को, दोनों के साउंड को सुनने के लिए इसको बोला एवलिन को कि तुम इसको सुनो। इफ़ यू कांट हियर बाय योर ईयर देन ट्राई टू हियर फ्रॉम अदर सेंसेस। उन्होंने ऐसा इसको बोला कि दूसरी तरह से इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो एवलिन ने ऐसा ही किया। जब बड़े और छोटे ड्रम बजाए जाने लगे तो इसने अनुभव किया कि बड़े ड्रम की जो साउंड है वह इसके अपर वेस्ट यानी कि कमर के ऊंचे इसको महसूस हो रहा है, और जो छोटे ढोल थे उसकी साउंड जो थी इन्होंने रियलाइज़ किया कि वह वेस्ट के नीचे से उसको वाइब्रेशंस के माध्यम से उसकी सेंस उनको आ रही है, समझ में आ रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ वे धुन बज रहे हैं। ऐसा इन्होंने सेंस के माध्यम से, बॉडी पार्ट्स के सेंस के माध्यम से इन्होंने रियलाइज़ किया एवलिन ने। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई, ठीक है। इनको रॉन फॉब्स ने टैलेंट इनको देख करके, पहचान करके इनको संगीत की दुनिया में आगे ले जाने का फैसला कर लिया था, और इन्होंने पारंगत बनाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद है एवलिन्स हाइट ऑफ सक्सेस। तो अब ये दक्ष हो चुकी थी, ठीक है, अब इन्होंने निपुणता हासिल की थी। शी वॉज वेरी यंग एट द एज व्हेन शी गॉट मच टैलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। तो संगीत की दुनिया में इन्होंने काफ़ी तरक्की हासिल की। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि एवलिन की सफलता की ऊंचाई। तो क्या हुआ कि ये जो है यूनाइटेड किंगडम गई, एक यूथ ऑफ जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब समझते हैं ना कि ऑर्केस्ट्रा जो होता है एक म्यूज़िक का ग्रुप होता है, जहाँ पर अलग अलग टैलेंट के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो वह जो ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था वह यूथ लोगों का था। उसके साथ ये यूनाइटेड किंगडम गई। वहाँ पर सी ऑडिशन्ड इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक बाय प्लेइंग जाइलोफोन, ठीक है। तो वहाँ जाइलोफोन बजा कर इन्होंने वहाँ पर ऑडिशन दिया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने कोर्स किया। तो जो उन्होंने ऑडिशन देकर जो उन्होंने स्कोर हासिल किए, वह अब तक का इन द हिस्ट्री ऑफ द
स्कोर इट वाज द हाईएस्ट, अब तक का सर्वोच्च उपलब्धि थी वहाँ पर। इन्होंने जो स्कोर हासिल किया, सबसे ऊंचा स्कोर था इनका, सबसे ज़्यादा अंक इन्होंने प्राप्त किए थे, ठीक है। और इन्होंने वहाँ पर 3 साल तक के एडमिशन या कोर्स कंप्लीट किया था। वहाँ पर 3 साल का इन्होंने जब कोर्स पूरा किया तो इन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर उन्होंने जो यहाँ पर स्कोर हासिल किए वह अब तक का सबसे उच्चतम स्कोर था। एंड शी आल्सो गॉट मेनी हाईएस्ट अवार्ड्स ऑफ द अकेडमी, ठीक है। तो उन्होंने उस अकेडमी के सर्वोच्च अवार्ड वहाँ पर प्राप्त किए। तो यह इनकी उपलब्धियाँ थी। आगे देखते हैं। एवलिन वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड परकशनिस्ट। अब आपको बच्चों बताते हैं कि परकशनिस्ट का मतलब आपको पहले ही बताया गया था, फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं। परकशनिस्ट का मतलब होता है ताल वादक, ताल मिलाकर जो अलग अलग ध्वनियों को बजा लेता है, अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजा लेता है, उसको परकशनिस्ट कहते हैं। तो ये क्या थी? यह मल्टी परकशनिस्ट थी जो कि अलग अलग कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजा सकती थी, ठीक है। तो एवलिन जो थी दुनिया की सबसे चहेती तालवादक या मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी। और इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने यह उपलब्धि पाई तो शी नेवर लुक्ड बैक, कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथ ही साथ इन्होंने कभी इस बात पर प्राउड फील नहीं किया, अपने आप को यह नहीं बताया कि मैं बहुत प्राउड हूँ ऐसा करके, ठीक है। तो उनको कभी इस बात का गर्व नहीं हुआ। वो कहती हैं कि यह मेरा जो है इंटरेस्ट है, यह म्यूज़िक जो है मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है संगीत, और मैं इसमें निरंतर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इस तरह से जो है वह दुनिया की सबसे चहेती परकशनिस्ट बन चुकी थी एवलिन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एवलिन्स अदर इंटरेस्ट। एवलिन की अन्य रुचियाँ क्या थी? देखिए एवलिन जो थी, चूँकि ये स्कॉटिश थी, तो ये स्कॉटिश लैंग्वेज में इनका जो था फ्लुएंसी थी, ये काफ़ी तेज़ या धारा प्रवाह स्कॉटिश लैंग्वेज बोल सकती थी। साथ ही साथ इनको जो है एक्चुअली और भी इंटरेस्ट था दूसरी भाषाओं में, तो इन्होंने फ्रेंच सीखा, फ्रेंच के साथ साथ जापानीज़ में भी इन्होंने निपुणता हासिल की। तो एक ये जो है मेन जो है 3 लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थी, ठीक है। आगे देखिए 7th है एवलिन्स लर्निंग द म्यूज़िक, एवलिन्स हियरिंग द म्यूज़िक। आप देखिए एवलिन म्यूज़िक को सुनती कैसे हैं, कैसे उसको समझती हैं। तो एक्चुअली एवलिन जो थी वह कहती है कि वह जो म्यूज़िक होता है ना उनके रोम रोम में बसा है, ठीक है। तो द म्यूज़िक पोर्ड इन एवरी पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, ऐसा वो कहती हैं। तो एक ये जो है उसको रियलाइज़ करती हैं, उसको सेंस करती हैं, उसको समझती हैं अपने हर एक रोम रोम में संगीत को। और इसके लिए वो क्या करती हैं कि संगीत को सुनने समझने के लिए क्या करती हैं कि बताती हैं कि उनके जो फिंगर टिप्स हैं, फिंगर टिप्स का मतलब जो उंगलियों की छोर होती है, सबसे ऊपर की जो उंगलियों के ये पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से भी वो म्यूज़िक को रियलाइज़ करके पूरे बॉडी में उतार सकती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब वे व्हेन शी लीन्स ऑन द ड्रम्स सी रियलाइजेज इट वेल, जब वे ढोल पर झुक जाती हैं तो जो ड्रम बजता है उसके संगीत को अपने शरीर में उतारती हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताती हैं कि जब इनको म्यूज़िक को समझना होता है, सुनना होता है, तो क्या करती हैं, सी रिमूव्स हर शूज़ ऑफ, क्या कर देती हैं कि अपने जूते उतार देती हैं। एंड शी गोज़ ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट एंड दे मेक अ सेंस दे व्हेन दे आर स्टार्टेड टू प्ले, ठीक है। तो जब वहाँ पर बजते हैं इंस्ट्रूमेंट्स तो वहाँ पर जाती हैं वुडन प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे उसको समझती हैं, सुनती हैं बाय पोरिंग इन हर बॉडी। इस तरह से वह जो है संगीत को समझती हैं, रियलाइज़ करती हैं, ठीक। तो यह इनका तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हाउ गॉड हैज़ ब्लेस्ड एवलिन। इन द ईयर 1991 वहाँ पर एक जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी है, तो उसका जो है इन्होंने एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार विन किया था 1991 में, जिसका नाम है द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो इस अवार्ड को उन्होंने अचीव किया सन 1991 में। तो यह इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है बच्चों। तो यह जो है ईश्वर ने उनको एक तरह से वरदान दिया था कि उनको इतनी बड़ी निपुणता प्रदान की, वो भी विकलांग होते हुए उन्होंने इसको अपने मेहनत से, अपने लक्ष्य को पाने के अपने लगन से इसको हासिल किया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है एवलिन एज इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप्ड। एक्चुअली बच्चों जो है ये जो एवलिन है
एवलिन वर्कहॉलिक हैं, सी इज़ अ वर्कहॉलिक। वह काम के प्रति बहुत ही संजीदा हैं, वह हमेशा मेहनतकश रहती हैं, हमेशा वह शी ऑफन गोज़ इन द कंसर्ट्स, वह हमेशा जो है म्यूज़िक कंसर्ट में जाती रहती हैं, वहाँ पर संगोष्ठियों में भाग लेती हैं। साथ ही साथ ये इतनी लगनशील हैं कि ये बताती हैं कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, उनकी तुलना में इनको शी हैज़ टू वर्क हार्डर फ्रॉम देम, तो उनको उनकी तुलना में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी एक और भी विशेषता है कि शी गोज़ इन द फ्री कंसर्ट्स ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स स्पेशली फॉर द हैंडीकैप्ड। तो ये जाती हैं स्कूलों और हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर बिना किसी फीस चार्जेस के वहाँ पर अपना कंसर्ट करती हैं और उसके अनुदान से हैंडीकैप्ड जो चलते हैं, जो जिनका स्कूल वगैरह होता है, उनके लिए वहाँ पर फंड देती हैं। इस तरह से यह बहुत बड़ा समाज का नेक काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एवलिन अ सोर्स ऑफ प्लेजर आल्सो। तो एवलिन का संगीत, जैसा आपको पता ही है कि संगीत हम सबको खुशियाँ देता है, वह हमको एक तरह से एक अलग सी एनर्जी देता है और हमें एक इस तरह का स्रोत देता है कि हमारा जीवन जो है एक खुशमय ढंग से बीते और हमें आनंद प्रदान करता है। तो जीवन का प्रत्येक क्षण संगीत के माध्यम से आनंदित हो जाता है। इसलिए चूँकि एवलिन जो है एक संगीतकार हैं, महान संगीतकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने हमें अपार खुशियाँ दी हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।